हेलो दोस्तों आज हम अपना दूसरा मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं PERT पर्ट। पर्ट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो पर्ट के दो नाम से जाने जाता है, आप इसको प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक कह लो या प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक कह लो। तो पर्ट का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे मीनिंग ऑफ PERT पर्ट। ये एक ऐसा मेथड है, दो मेथड होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, एक तो पर्ट एक CPM। CPM मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। पर्ट का मतलब समझते हैं कि पर्ट क्या होता है। पहला पॉइंट लिखना, पर्ट इज अ पर्ट इज अ टेक्निक। पर्ट इज अ टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, पर्ट इज अ टेक्निक, पर्ट इज अ टेक्निक used in the planning and controlling, in the planning and controlling of large scale project of large scale project। दोस्तों पर्ट क्या है? पर्ट एक टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं ऐसी टेक्निक को लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की प्लानिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए। तो पर्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करा जाता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में। छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इसको यूज नहीं करा जाता। CPM को छोटे मोटे प्रोजेक्ट में यूज करा जाता है, पर्ट को लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में यूज करा जाता है। क्यों यूज करा जाता है? क्योंकि हमें उस लार्ज स्केल प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग करनी है। तो पर्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसको लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे यूज करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो पहली बात समझ में आया कि पहली लाइन से कि पर्ट को यूज कहाँ करा जाएगा और किस पर्पस के लिए यूज करा जाता है। पर्ट को लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में यूज करा जाता है और प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए यूज करा जाता है। ऐसी टेक्निक जिसको यूज करा जाता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर, उसको हम पर्ट कहते हैं। पर्ट एक टेक्निक है। सिंपली पर्ट इज द स्टैटिस्टिक्स टूल। PERT is a statistical tools used to represent the set of activity, तो आप जैसे एक्टिविटी बोलते हैं, हम टास्क भी कह सकते हैं इसको। required to perform for the completion of project, completion of project। कहता है सिंपली अगर बात कहूं तो पर्ट एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। और रिप्रेजेंट क्या? सेट ऑफ एक्टिविटी का सेट। मतलब हमारे पास 5 टाइप की एक्टिविटी, इसको हम इकट्ठा ले आते हैं तो सेट कहते हैं उसको। सेट किसे कहते हैं? हमारे पास एक से ज्यादा एक्टिविटी है, जब उसको इकट्ठा ले आते हैं, एक साथ रख देते हैं, उसको सेट कहते हैं। तो कहता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट को बताता है पर्ट। तो पर्ट एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या चीज का रिप्रेजेंट? कि हमारे को कितनी एक्टिविटी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट कितनी एक्टिविटी की जरूरत है। मतलब हम 4 एक्टिविटी में एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, या 5 एक्टिविटी चाहिए, या 6 एक्टिविटी चाहिए। तो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सेट ऑफ एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स टूल से करना ही पर्ट कहलाता है। पर्ट एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स टूल है जिसको यूज करा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटी। मतलब कितनी एक्टिविटी की हमें रिक्वायरमेंट है जिसको हम परफॉर्म करके एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ये पर्ट कहलाता है। तो पर्ट जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी यूज में आता है।
PERT हमें यह भी बताता है कि कितनी एक्टिविटी की हमें जरूरत होगी एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि PERT इज अ प्लानिंग, PERT इज अ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टूल्स है। PERT एक प्लानिंग और कंट्रोलिंग टूल्स है, किसके लिए? फॉर द मैनेजमेंट के लिए, फॉर द मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि PERT एक प्लानिंग और कंट्रोलिंग टूल है, किसके लिए दोस्तों? मैनेजमेंट के लिए। और मैनेजमेंट को ये टूल्स क्या प्रोवाइड करता है? दैट प्रोवाइड द कंप्लीट complete road map of activity। मतलब बेसिक बात करूं तो नेटवर्क डायग्राम। रोड मैप ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? नेटवर्क डायग्राम, कि पहली कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करा जाएगा, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करा जाएगा, रोड मैप ऑफ एक्टिविटी। ठीक। और involve in the completion of a project, involve in the completion of a project along with the estimated time required, लिखेंगे साथ साथ, for the completion of required for the completion of each task and the minimum time needed for the whole project to get completed। तो अगर मैं बात करूं, PERT एक ऐसा ऐसा प्लानिंग और कंट्रोलिंग टूल है जो कि मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। भाई क्या प्रोवाइड करता है? देखो, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता सबसे पहले एक कंप्लीट रोड मैप देता है किसी एक्टिविटी का, मतलब एक नेटवर्क डायग्राम दे देता है जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट को कौन सी एक्टिविटी पहले करी जाएगी और कौन सी एक्टिविटी बाद में, और किस तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा जाएगा। PERT एक ऐसा प्लानिंग और कंट्रोलिंग टूल्स है जो मैनेजमेंट को बताता है। क्या बताता है? एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर देता है। वो नेटवर्क डायग्राम हमें ये बताएगा, एक मैनेजमेंट को बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले होगी और कौन सी एक्टिविटी बाद में, और कौन सी एक्टिविटी पहले बाद में करके एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा जाएगा। अलॉन्ग विथ, इसके साथ साथ पहले तो एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर देता है कि किस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज हमें बताता है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगेगा, और हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तीन चीजें बताता है प्लानिंग। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो आपके पास तीन चीजें बताएगा। जो PERT है वो मैनेजमेंट को तीन चीजें बताता है। पहली चीज कि वो मैनेजमेंट को एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर देता है जिससे मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि कौन सी एक्टिविटी को पहले परफॉर्म करनी है जिससे हमारा पूरी कंप्लीट हो जाए, पूरा परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाए, पूरा प्रोजेक्ट। तो एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर देता है। सर ये तो CPM भी करता था, तो मैंने कब मना करा कि CPM नहीं करता था? नेटवर्क डायग्राम बनाकर देता है। ये तो एक मेथड है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में लगा सकते हैं। ये मेथड अलग अलग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लगते हैं। PERT भी नेटवर्क डायग्राम बनाकर देता है, CPM भी। CPM थोड़ा अलग है, PERT थोड़ा अलग है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को नेटवर्क डायग्राम बनाकर, इसको हम रोड मैप ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं। रोड मैप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम बनाकर देता है जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी है और किस तरीके से हमारी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। दूसरा ये बताता है, एक तो नेटवर्क डायग्राम बनाकर बताता है किस तरीके से आपको कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी है जिससे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए।
दूसरा आपको ये बताता है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच टास्क, हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम की हमें जरूरत पड़ेगी और मिनिमम कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितने टाइम की जरूरत होगी, हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए और एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितना टाइम चाहिए, ये बताता है आपके पास पर्ट। तो पर्ट एक दो तीन चीज हमें बताता है। पहला, नेटवर्क डायग्राम कि कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करनी चाहिए जिससे आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम। दूसरा, हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितने टाइम की जरूरत है और पूरे प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। तो ये तीन बातें मैनेजमेंट को पर्ट बताता है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हो गया डेफिनेशन ऑफ पर्ट। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो शॉर्ट नोट पे पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। तो पर्ट और सीपीएम में क्या डिफरेंस होता है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि आप पर्ट और डिफरेंस बताओ। जो मैं डिफरेंसेस लिख रहा हूं आप ये उतार के आ दीजिएगा, 100% नंबर मिलेंगे आपको। तो पर्ट और सीपीएम में दोस्तों क्या डिफरेंस रहेगा? तो ये हो गया पर्ट और ये हो गया सीपीएम। अच्छा, पर्ट को क्या कहा जाता है? पहला पॉइंट लिखना, पर्ट की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। जबकि हम सीपीएम को कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया क्रिटिकल पाथ मेथड। वैसे तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ, फुल फॉर्म बताना कोई डिफरेंस नहीं होता, फिर एक लाइन पे हम पहले हम फुल फॉर्म बता देंगे कि भैया इसकी फुल फॉर्म ये है और इसकी फुल फॉर्म ये है। जो पर्ट होता है ना दोस्तों, वो तो ये क्या है? इट इज अ टेक्निक, इट इज अ, आप दूसरी लाइन ले सकते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक यूज टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए यूज करी जाती है ऑफ अ टाइम, टाइम को प्लान करने के लिए या टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज करा जाता है। टाइम को कंट्रोल करने के लिए मतलब जो एक्टिविटी 5 दिन में हो रही है हम कोशिश करेंगे उसको वो 4 दिन में हो जाए, ये टाइम को कंट्रोल करना हुआ। ठीक है। प्लानिंग प्लानिंग में आप ये कर सकते, कंट्रोल करना मतलब ये हो सकता है कि जैसे एग्जाम्पल मान सकते हो कि कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए 10 दिन चाहिए, है ना। आप उस एक्टिविटी को प्लान करोगे किस तरीके से हम इस एक्टिविटी को रिड्यूस करें, क्या करें ऐसा कि ये एक्टिविटी 10 दिन में ना होकर 9 दिन में हो जाए, और 9 दिन में अगर हमने इसको कर दिया तो 9 दिन में ही टिके रहे, ये कंट्रोल भी करेंगे। तो इस तरीके से प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है कि किस तरीके से कोई एक्टिविटी अगर 10 दिन में हो रही है उसको 9 दिन में करके उसको वहीं टिका रहने दो। दैट्स कॉल्ड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टाइम का। और इधर अगर इसकी बात करूं तो क्रिटिकल मेथड में इट इज अ मेथड यूज टू कंट्रोल यूज टू कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल करता है, प्लान नहीं करता। ये एक मेथड है जिसको यूज करा जाता है कंट्रोल कॉस्ट और टाइम को। तो कॉस्ट और टाइम को कंट्रोल करने के लिए इस मेथड को यूज करा जाता है। जबकि ये वाला मेथड टाइम को कंट्रोल भी करता है और प्लान भी करता है, और ये वाला मेथड कॉस्ट को भी कंट्रोल, तो ये कॉस्ट को नहीं करता,
ये सिर्फ टाइम पे ही फोकस करता है, टाइम की प्लानिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। ये कॉस्ट और टाइम इधर दोनों आ जाता है, पर ये सिर्फ कंट्रोल करता है, प्लानिंग नहीं करता। तो ये इसका एक डिफरेंसेस हो सकता है छोटा सा। तीसरा पॉइंट करते हैं दोस्तों, पीआरटी जो होता है इट इज एन इवेंट ओरिएंटेड, इवेंट ओरिएंटेड। और अगर इसकी बात करें तो इट इज अ एक्टिविटी ओरिएंटेड। जब हम पीआरटी की बात करते हैं तो पीआरटी के अंदर एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करते, एक इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग इवेंट है और ये एंड इवेंट है। तो जब स्टार्टिंग इवेंट और एंड इवेंट मिल जाते हैं तो एक्टिविटी बनती है। पर इसमें एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करा जाता, इसमें इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा जाता है कि ये इवेंट अब स्टार्ट होगा और उसका फिनिशिंग 2 दिन बाद होगा। ये फिनिश कब होगा? 2 दिन बाद। पर जब हम सीपीएम की बात करें तो सीपीएम में एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ये एक्टिविटी अब स्टार्ट होगी और ये अब फिनिश होगी। तो बात एक ही है, पर कहने का तरीका अलग हो गया कि पीआरटी जो है इवेंट ओरिएंटेड है। ये इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि ये पर्टिकुलर इवेंट अब स्टार्ट होगा, 2 महीने बाद इसका खत्म होगा, ये फिनिश होगा, ये 2 महीने बाद इसका फिनिशिंग इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट एंड फिनिशिंग इवेंट। तो इवेंट ओरिएंटेड रहता है पीआरटी और एक्टिविटी ओरिएंटेड रहता है सीपीएम। तो वो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, इस एक्टिविटी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, ये एक्टिविटी पहली एक्टिविटी से कब चालू होगी, और ये इवेंट ओरिएंटेड रहता है। ये बात समझ में आई, तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इट इज यूज टू मैनेज, इट इज यूज्ड टू मैनेज अनसर्टेन, इट इज यूज टू मैनेज अनसर्टेन एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट। दोस्तों जहां पर किसी प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन इन द सेंस कि वो एक्टिविटी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, उसकी जगह पर कोई और हो सकती है। तो कभी भी कोई एक्टिविटी किसी प्रोजेक्ट के अंदर अनसर्टेन रहती है तो वहां पर पीआरटी को लगाते हैं। और जहां पर किसी एक्टिविटी में सर्टेनिटी रहती है कि भाई इसके बाद यही एक्टिविटी होगी और कोई नहीं होगी, इसके बाद यही एक्टिविटी होगी और ये एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के होनी ही है। तो जहां पर एक्टिविटी अनसर्टेनिटी रहती है, जहां पर प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी अनसर्टेन रहता है तो वहां पीआरटी लगाते हैं। और जहां पर प्रोजेक्ट के अंदर सर्टेन एक्टिविटी होती है, इट इज यूज टू मैनेज, यूज टू मैनेज सर्टेन एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, या आप इसको कह सकते हैं वेल डिफाइंड एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट। वेल डिफाइंड जो पहले से डिफाइन है कि भाई इसके बाद यही होना है, इसके बाद यही होना है, इसके बाद यही होना है। तो जहां एक्टिविटी सर्टेन होती है वहां पर सीपीएम को लगाया जाता है और जहां एक्टिविटी अनसर्टेन रहती है वहां पीआरटी को लगाया जाता है। पांचवा इसका जो डिफरेंस है वो है, इट मेनली फोकस, इट मेनली फोकस ऑन टाइम। तो ये हमेशा किसमें फोकस करता है पीआरटी? टाइम को, टाइम को कैसे प्लान करे, टाइम को कैसे कंट्रोल करे, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी के टाइम को कंट्रोल और प्लान करना, ये मेनली टाइम को फोकस करता है। बट अगर इसकी बात करूं, इट 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 फोकस ऑन, इट फोकस ऑन, मेनली फोकस नहीं करेगा, ये दोनों में फोकस करता है। इट फोकस ऑन टाइम एंड कॉस्ट। ये किस पर? टाइम और कॉस्ट दोनों फोकस करता है, पर इसका जो मेन रहता है वो कंट्रोलिंग करने में फोकस रहता है, इसका प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों में रहता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक पॉइंट है जो डिफरेंस नहीं बना, कि ये जो है टाइम को कंट्रोल करने में कंट्रोलिंग करता है टाइम की, और ये भी टाइम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बट आप देखो ये टाइम को कंट्रोल करने के साथ साथ प्लान करता है, और इस वाले मेथड में सिर्फ टाइम को कंट्रोल ही करा जाता है, प्लान नहीं किया जाता। दोनों में डिफरेंस है, कंट्रोलिंग और प्लानिंग में। प्लानिंग क्या होता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को काम हो रहा है 10 दिन में, उसको 9 दिन में कैसे लाए, उसको कम कैसे रिड्यूस करें, ये प्लान कैसे करें, किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को कम टाइम में कंप्लीट करें। और अगर हमने उस प्रोजेक्ट को कम टाइम में कंप्लीट करने का प्लान कर लिया है तो उसको हम वहीं टिका रहने दें, ये नहीं फिर बाद में बढ़ जाए। कंट्रोलिंग रखो कि वो प्रोजेक्ट 9 दिन में ही रहे। आगे फ्यूचर में अगर हम प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो 9 दिन में ही रहे, 10 दिन में ना हो, 11 दिन ना हो, कंट्रोल भी करो। तो मेनली ये टाइम को कंट्रोल ही करता है कि भाई अगर आपने एक टाइम, अगर एक प्रोजेक्ट, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 10 दिन लगा दिए तो आप उसको 10 दिन में ही कंप्लीट करोगे। ये कहता है भाई 10 दिन से बढ़ने नहीं देंगे, कंट्रोलिंग करेंगे टाइम की और कॉस्ट की, और कितना टाइम कॉस्ट लग रहा है उस पर। पर यहाँ कहता है कि हम उस 10 दिन को कम करने की भी सोचेंगे, कंट्रोल तो करेंगे, उस 10 दिन में कम करने की सोचेंगे, और जो कितना कम हुआ उसको कंट्रोल भी करेंगे कि उससे बढ़े ना।
तो फर्क है दोनों में, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, और ये आएगा दोस्तों, आपको ही पूरा उतारना है पेपर में, ये 100% पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट के अंदर। इन केस ऑफ पीआरटी, तो पीआरटी के केस के अंदर वी हैव टू एस्टिमेट 3 टाइम, हमें 3 टाइम एस्टिमेट करना होता है, और उस 3 टाइम एस्टिमेट करने के बाद उसको एवरेज निकालना पड़ता है, क्योंकि इधर जो एक्टिविटी वो अनसर्टेन है। तो हमें क्या करना पड़ता है, पीआरटी के केस में 3 टाइम एस्टिमेट करना पड़ता है, और वो पहला टाइम है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम T0 से डिनोट करते हैं। दूसरा है हमारा आपके पास मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको हम एक मिनट रुक जाओ, इसमें ध्यान नहीं आ रहा। तीसरा आपके पास है पेसिमिस्टिक टाइम। अच्छा, ये आपके पास TM से डिनोट करा जाता है और ये TP से डिनोट करा जाता है। तो जब भी हम पीआरटी लगाते हैं तो हम पीआरटी में 3 टाइम को एस्टिमेट करते हैं, और 3 टाइम के एस्टिमेट बेसिस पर हम ये बताते हैं कि देखो पीआरटी में क्या बताया था मैंने कि कब किसी प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, कितना मिनिमम टाइम लगेगा एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो टाइम की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो 3 बेसिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। भाई पीआरटी क्या बताएगा मैनेजमेंट को कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगेगा, वो मिनिमम टाइम कैसे निकाला जाएगा, इन 3 टाइम का एवरेज निकालकर, और एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम की जरूरत होती है, हर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम की जरूरत होता है, वो भी इन 3 टाइमिंग के बेसिस पर, एवरेज बेसिस पर निकाला जाता है इधर। इसलिए इनको जब आप मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट या टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टास्क निकालने की कोशिश करते हो, ये बताने की कोशिश करते हो, तो आपको ये 3 टाइम के बेसिस पर आपको वो दोनों चीज मिलेगी, इन 3 टाइम के बेसिस पर मिलेगी। और कैसे निकालेंगे वो तो हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, कि अभी तो मैं थ्योरी क्लास का टॉपिक है, किस तरीके से हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये 3 टाइम के बेसिस पर पर्टिकुलर टास्क का मिनिमम टाइम निकालोगे या पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का मिनिमम टाइम निकालोगे। ये बात ध्यान रखना, पीआरटी हमें बताता है हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम की जरूरत है और पूरे प्रोजेक्ट को कितने मिनिमम टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। ये 3 चीजें हमें 3 टाइम एस्टिमेट करो, इन 3 टाइम को एस्टिमेट बेसिस पर इनका एवरेज निकालो और उस बेसिस पर वो दोनों कैलकुलेशन करते हैं। इसलिए इधर 3 टाइम की कैलकुलेशन होती है, 3 टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है सर, इसको आई लगा दो यहां पर, ऑप्टिमिस्टिक टाइम जिसको T0 से डिनोट करते हैं O फॉर T0, T फॉर टाइम, O फॉर ऑप्टिमिस्टिक, T फॉर टाइम, M फॉर मोस्ट लाइकली और T फॉर टाइम, P फॉर पेसिमिस्टिक टाइम। इन तीनों का मतलब भी आज की क्लास में सीखेंगे। पर जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सीपीएम की, तो इसमें एक टाइम ही एस्टिमेट करा जाता है इन केस ऑफ सीपीएम, जिसको बोलते हैं नॉर्मल टाइम। इन केस ऑफ सीपीएम हमने देखो सीपीएम चैप्टर पढ़कर आ गए, हम यहाँ कर नॉर्मल ड्यूरेशन, ये तो बात करते हैं डीआईजे, वही तो निकालते हैं भाई जो एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, डीआईजे नॉर्मल ड्यूरेशन। तो इन केस ऑफ सीपीएम वी हैव टू एस्टिमेट ओनली 1 टाइम, एक ही टाइम को हम एस्टिमेट करते हैं जो कि हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। डीआईजे को हम डिनोट करते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन किसी एक्टिविटी को, जिसको हम याद करो डीआईजे से डिनोट करते थे। तो इस वाले मेथड के अंदर एक टाइम के बेसिस पर कैलकुलेशन होती है और इस वाले मेथड के अंदर 3 टाइम के, क्योंकि मेनली फोकस करता है टाइम पर ये मेनली फोकस करता है टाइम और कॉस्ट की कंट्रोलिंग पर, है ना। तो दोनों में फर्क है, इस वजह से ही डिफरेंस बन गया। ठीक दोस्तों, 7वां पॉइंट लिखते हैं और क्या इसमें लिखते हैं कि भाई ये जो सीपीएम होता है, जो पीआरटी होता है, वो नॉन रिपीटेटिव नेचर का होता है, नॉन रिपीटेटिव नेचर का मतलब एक बार अगर हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर सीपीएम लगा देते हैं तो हम उसके बाद उस प्लानिंग, जैसे हमने क्या करा, प्रोजेक्ट के अंदर सीपीएम लगा दिया, किसी प्रोजेक्ट के अंदर सीपीएम लगा दिया, तो अगर हम एक प्रोजेक्ट के अंदर सीपीएम लगा देते हैं तो हम हर प्रोजेक्ट के अंदर वही पीआरटी, अगर हम एक प्रोजेक्ट के अंदर पीआरटी लगा देते हैं टेक्निक,
तो जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग हमने एक प्रोजेक्ट के लिए करी, वही प्लानिंग और कंट्रोलिंग हम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर सकते। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अलग प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए जब हम कोई प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं तो वो वन टाइम प्लानिंग और कंट्रोलिंग होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो इसलिए नॉन रिपीटेटिव नेचर है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग कर रहे हो तो वो दोबारा वही प्लानिंग और कंट्रोलिंग दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया जा सकता, उसके लिए अलग आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। पर यह होता है रिपीटेटिव नेचर। ये होता है दोस्तों रिपीटेटिव नेचर। सीपीएम लगाने पे अगर आप सीपीएम टेक्निक लगाते हो तो उसके अंदर आप क्रिटिकल पार्ट मेथड लगाओगे, और जो पहला प्रोजेक्ट के जिस तरीके से प्रोजेक्ट पहले प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पार्ट लगाया था उसी तरीके से दूसरे प्रोजेक्ट में क्रिटिकल पार्ट, तो सेम मेथड रहता है हर प्रोजेक्ट पे। इसलिए इसको रिपीटेटिव नेचर कहते हैं कि बार बार सभी जो एक अगर आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर जो तरीका लगाया है, सीपीएम टेक्निक लगाई है, वही सेम तरीका आप दूसरे प्रोजेक्ट पे भी लगा सकते हैं। तो रिपीटेटिव नेचर का होता है और ये नॉन रिपीटेटिव नेचर का होता है दोस्तों। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा आप, 8वां, क्रैशिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। क्रैशिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन पीआरटी। पीआरटी के अंदर हम क्रैशिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं कर सकते, बट जब हम सीपीएम की बात करते हैं तो वहां क्रैशिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करते हैं। क्रैशिंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन सीपीएम। तो सीपी के अंदर हम क्रैशिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। सर ये क्रैशिंग क्या होता है, तो इस पॉइंट को भी भूल जाओ। जैसे ही मैं आपको क्रैशिंग का मतलब बताऊंगा, जब पीआरटी जब मेरा ये वाला कैलकुलेशन अगली से अगली क्लास में क्रैशिंग चालू होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रैशिंग, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है क्रैशिंग कॉन्सेप्ट। तो जब हम अगली से अगली क्लास के अंदर क्रैशिंग सीखेंगे, तो अभी इस क्लास में तो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम इस चीज की, अगली क्लास में इसी चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के बाद हम अगली क्लास के अंदर क्रैशिंग पढ़ेंगे। तो क्रैशिंग का मतलब वहां समझाऊंगा, तो समझ लेना पीआरटी के अंदर क्रैशिंग नहीं लगती, एप्लीकेबल नहीं होता, पर सीपीएम के अंदर क्रैशिंग करी जा सकती है। क्रैशिंग क्या होता है क्या नहीं, इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए बैलेंस छोड़ दीजिए। अगली क्लास को छोड़कर अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्रैशिंग क्या होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है ना क्रैशिंग का, क्रैशिंग के टॉपिक के अंदर क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो बेटर रहेगा, और जब आप वहां सीख लेंगे तो ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि क्रैशिंग इधर लगेगी नहीं, क्रैशिंग सीपीएम के अंदर लगती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि ये तो हो गया डिफरेंस किया, ये डिफरेंस आपको याद रखना है, पेपर में जरूर पूछा जाता है, 8 लिख के आएंगे, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे 100%। इन बात को पढ़ते हैं कि जब हम पीआरटी, आज का टॉपिक हमारा पीआरटी है, तो पीआरटी के अंदर तीन एस्टिमेटेड टाइम निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। तो ये तीन टाइम का क्या मतलब होता है, तो इसको पढ़ते हैं। लिखेंगे एक लाइन, इन केस ऑफ पीआरटी following three time to be estimated. In case of PRT, following three time are to be estimated. Following three time are to be estimated. पहला हमारा टाइम है ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पहला हमारा टाइम है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम T0 से डिनोट करेंगे दोस्तों। अब इसका मतलब क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम मींस मिनिमम टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या होता है, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगेगा, या टास्क बोल लो, उसको हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। बट कंडीशन यह है, इफ ऑल द इवेंट अकर इन फेवरेबल कंडीशन। ऑल द इवेंट अकर इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसे ही इवेंट अगर स्टार्ट होते हैं तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा। हम चाहते हैं कि इवेंट 1 पहले में हो, फिर इवेंट 2, फिर इवेंट 3, फिर 4, फिर 5, तो इस तरीके से इवेंट हो। ये फेवरेबल कंडीशन तब होगी जिस तरीके से हम सोच रहे थे उस तरीके से अगर
एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ये इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं, स्टार्टिंग इवेंट भी उसी टाइम से परफॉर्म हो रहा है, फिनिशिंग भी उसी टाइम पे परफॉर्म हो रहा है, फेवरेबल कंडीशन है, तो इस केस के अंदर मिनिमम टाइम कितना लगेगा एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, तो हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो मैंने कहा एक एक्टिविटी है इवेंट 1 और ये एक्टिविटी है इवेंट 2। मैं चाहता हूं इवेंट 1 पहले हो और इवेंट 2 बाद में हो, ये मैं चाहता हूं। तो इवेंट 1 पहले होगा और इवेंट 2 बाद में। इवेंट 1 को स्टार्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं हो रही, जैसे चाहता था इवेंट 1 स्टार्ट हो जाए, इवेंट 1 स्टार्ट हो रहा है। दैट्स कॉल्ड फेवरेबल कंडीशन। जिस तरीके से मैं सोच रहा था इवेंट 1 को स्टार्ट करने के लिए, उस तरीके से स्टार्ट हो गया। तो इवेंट 1 स्टार्ट जिस तरीके से आप चाह रहे थे उस तरीके से हो गया, इसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। और जैसे आपकी फेवरेबल कंडीशन पूरी, तो मुझे बताओ इस इवेंट से फिनिश करने में ये पूरी एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा। तो ये हो गया इवेंट और ये हो गया फिनिशिंग इवेंट। तो इस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 2 दिन लगेगा। तो ये 2 दिन क्या हो गया आपका मिनिमम टाइम। तो दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर सबसे हमें गिवन होगा कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, एक एक्टिविटी नॉर्मली कितने टाइम में कंप्लीट हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या कहता है, एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम की कितना टाइम मिनिमम कितना टाइम लगेगा, कि मिनिमम एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा जब कंडीशन सारी फेवरेबल हो, जैसा चाहता था वैसे होने, अगर स्टार्ट हो जाए इवेंट, तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में मिनिमम। दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कब होगी फेवरेबल और कब होगी अनफेवरेबल। क्वेश्चन में हमें साफ साफ क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई ये रही आपके पास टीओ आपको क्वेश्चन में पूरा दे रखा होगा, हर एक्टिविटी का मिनिमम टाइम दे रखा होगा इन केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, हर एक्टिविटी का मोस्ट लाइकली टाइम दे रखा होगा, हर एक्टिविटी का पेसिमिस्टिक टाइम दे रखा होगा। मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हमें एक समझना है, पहले मतलब समझना है। आज की क्लास में हम ये समझ रहे हैं कि मतलब क्या है इसका। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम मतलब वैसे तो एक एक्टिविटी मिनिमम आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, पर देखा गया है, पास्ट एक्सपीरियंस से देखा गया है कि भाई नॉर्मली 2 दिन में नहीं हो पाता, 3 दिन तो लग ही जाते हैं। अगर कोशिश करे कि भाई जल्द से जल्द काम करे, बहुत अच्छे कंडीशन में, मतलब अगर 10 दिन में अगर देख रहे हैं, 10 दिन की अगर पास डाटा देख रहे हैं, पिछले 10 दिन का पास डाटा देख रहे हैं, तो 2 दिन ऐसा होता है कि ये एक्टिविटी 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। 8 दिन ऐसा होता है, 7 दिन ऐसा होता है कि ये एक्टिविटी 7 दिन ऐसा होता है ये एक्टिविटी 3 दिन में खत्म होती है। तो मतलब अगर हमें देखा जाए तो पूरे 10 दिन का अगर डाटा देखो तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 10 दिन का डाटा देखा जाए तो एक एक्टिविटी 2 दिन ऐसा है कि एक एक्टिविटी 2 दिन में कंप्लीट हो जा रही है। 7 दिन ऐसा होता है कि एक एक्टिविटी 3 दिन में खत्म हो रही है। दैट्स कॉल्ड नॉर्मल टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम मतलब ज्यादातर क्या अराइज होता है कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है, तो टीएम, दैट्स कॉल्ड मोस्ट लाइकली टाइम। लिखेंगे इसका मतलब most likely time means normal time to complete an activity or task if all the event occur in normal condition। इफ ऑल द इवेंट अकर इन नॉर्मल कंडीशन। अभी मैंने एग्जांपल से लेकर हम तीनों टाइम का मतलब समझाऊंगा आपको। अब हम पढ़ते हैं आपके पास तीसरा पॉइंट, पेसिमिस्टिक टाइम। जिसको हम टीपी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, जैसे हमने देखा मिनिमम टाइम एक्टिविटी कितना लगता है, नॉर्मल टाइम कितना लगता है, अब देखेंगे मैक्सिमम टाइम कितना लगता है, तो वो पेसिमिस्टिक हो गया। एग्जांपल लेकर आपको और क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। पेसिमिस्टिक टाइम मींस मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट, यहां टाइम आएगा, टू कंप्लीट एन एक्टिविटी या फिर टास्क इफ ऑल द इवेंट occurs in unfavorable condition। सर ये फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब समझ नहीं आ रहा, बस ये अगर समझ में आ जाए तो हम समझ लेंगे कि क्या मान समझ, बस ये समझा दो कि ये
फेवरेबल क्या है, नॉर्मल क्या है और अनफेवरेबल क्या है। तो मान लो कि एक एक्टिविटी है, एक इवेंट है 1 और इवेंट है 2 फिनिशिंग 1, और ये एक एक्टिविटी है एक्टिविटी ए। अब मेरी बात सुनना, इवेंट 1 तब स्टार्ट होगा, इवेंट 1 तब स्टार्ट होगा अगर हमारे पास रॉ मटेरियल होगा प्लस हमारे पास लेबर होंगे। ठीक है, हमारे पास लाइट्स होगी, हमारे पास मशीन होगी। तो इवेंट 1 स्टार्ट करने में आपके पास 3-4 फैक्टर्स है जिनके होने पर इवेंट 1 स्टार्ट हो सकता है। भाई मशीन किससे चलेगी, लाइट से, पावर से। तो हमारे पास पावर होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए। मान लो मैं किसी चीज की आपको वो प्रोडक्शन कर रहा हूँ और प्रोडक्शन मेरा एक इवेंट 1 है, तो एक एक्टिविटी है ए जिसका मेरा एक प्रोडक्शन है कि भाई ये एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी। एक्टिविटी ए मतलब एक पूरे बड़े चीज का, मान लो मैं कार बनाना तो कार के मैं दरवाजे, कार के जो आपके पास हेडलाइट हो गई या कुछ भी मान लो, इंजन मान लो, तो इंजन, एक कार का जो इंजन है वो एक्टिविटी ए हो गया। तो इंजन एक कम देखो, तो कार का एक इंजन को मैंने माना एक्टिविटी ए। तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई, मटेरियल, कि जो इंजन बनाने में मटेरियल लगेगा, लेबर चाहिए जो बनाएगा, लाइट चाहिए और मशीन चाहिए जो उनमें बनेगा। तो इवेंट 1 तभी स्टार्ट हो पाएगा जब आपके पास ये चीज होगी। मान लो अगर आपके पास ये 4 चीजें आपको मिल गई, ये क्या है, फैक्टर्स। ये क्या है, फैक्टर्स जो किसी एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में चाहिए। तो अगर मान लो आपके पास फैक्टर्स, जो 4 चीजें बात करूं, रॉ मटेरियल, लेबर, ये चीज अगर आपके पास फेवरेबल तब होगी कि भाई मुझे मुझे 1000 यूनिट का रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर मुझे 4 चाहिए, लाइट मुझे चाहिए और मशीन मुझे 2 चाहिए। तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल 1000 यूनिट चाहिए और आपको रॉ मटेरियल मिल रही है, नॉर्मल कंडीशन क्या है कि आपके पास क्या क्या चाहिए। देखो नॉर्मल कंडीशन ये होगी, अगर आप 1000 यूनिट आपके पास अगर रॉ मटेरियल पड़ा होगा तो आप स्टार्ट कर दोगे इवेंट। अगर आपके पास लेबर 4 हुए तो आप ये इवेंट स्टार्ट कर देंगे, लाइट प्रॉपर रही तो इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, बढ़िया। ये नॉर्मल कंडीशन है। मशीन आपके पास कम से कम 2 होनी चाहिए तभी एक इवेंट स्टार्ट हो पाएगा। तो ये आपके पास एक नॉर्मल कंडीशन हो गया, नॉर्मल सिनेरियो हो गया कि भाई आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट को स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल आपके पास ये चीज तो होनी चाहिए। तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन। तो अगर आपके पास नॉर्मली ये 4 चीज है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन इन केस ऑफ इवेंट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन, इसलिए मोस्ट लाइकली टाइम आ जाता है। अब सोचो फेवरेबल कंडीशन कब होगी कि बहुत अच्छा ही हो जाएगा कि रॉ मटेरियल आपको 1000 चाहिए था, आपको 2000 यूनिट मिल गया। रॉ मटेरियल आपको 1000 चाहिए था, अब तो 2000 यूनिट मिल गया। लेबर आपको 4 चाहिए थी, लेबर आपके पास 5 है, एक्स्ट्रा लेबर है तो आप अच्छा काम कर पाओगे। और लाइट आपके पास प्रॉपर तरीके से है और कभी नहीं जाएगी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, और मशीन आपके पास भी प्रॉपर जितनी आपको चाहिए उतनी है। तो ये आपके पास फेवरेबल कंडीशन मिल गया कि भैया आपको तो 1000 कम से कम चाहिए था पर आपके पास 2000 का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, फेवरेबल। मैंने सोचा था यार 1000 तो मिनिमम होना चाहिए, अगर ज्यादा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर आपका रॉ मटेरियल ज्यादा होगा, जैसे 2000, इसको ना करके आप इसको करो। रॉ मटेरियल कम से कम आपको 1000 चाहिए, मैंने कहा चलो 1000 मेरे को जो इतना रॉ मटेरियल चाहिए था उतना मिल गया। लेबर आपका 4 चाहिए था, मुझे 5 मिल गई। मशीन आपके पास 2 थी, मुझे 3 मिल गई। तो अब मेरा काम क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। वो 1000 यूनिट को खत्म करने के लिए मेरे पे 3 मशीन है, मेरे को 2 कम से कम चाहिए थी स्टार्ट करने के लिए, मेरे पे 3 है, फेवरेबल कंडीशन। मेरे को 4 लेबर कम से कम चाहिए किसी काम को, मेरे पे 5 आ गए, बहुत अच्छी बात है, फेवरेबल कंडीशन हो गई। तो फेवरेबल कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपके पास कितना टाइम लगेगा, मिनिमम मिनिमम कितना टाइम लगेगा एक्टिविटी को पूरा होने में। इसको हम कहेंगे दोस्तों क्या, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम T0 से नोट करेंगे। समझ में आया। फेवरेबल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन तो ये रही, इसको हम मोस्ट लाइकली टाइम कहेंगे। भाई इतना तो चाहिए नॉर्मली एक इवेंट को स्टार्ट करने के लिए, अगर इससे अच्छा मिल गया, 1000 मीटर लेबर 4 की जगह 5 मिल गई, या मशीन 2 की जगह 3 मिल गई, तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम और जल्दी इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मिनिमम टाइम लगेगा। तो यहां पर आपके नॉर्मल कंडीशन ये है, तो इसको हमने बोला मोस्ट लाइकली टाइम।
ज्यादातर नॉर्मली यही होता है, 4 लेबर ही मिलते हैं ज्यादातर, 2 मशीन ही रहते हैं ज्यादातर। बहुत कम चांस होता है कि किसी दिन में 3 मशीन हमें मिल गई या 4 की जगह 5-6 लेबर मिल गए तो जल्दी काम हो जाएगा। नॉर्मली ये सिनेरियो रहता है, इतने तो लेबर हमारे पास है। मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं इसको। समझ में आया? अब क्या है मोस्ट नॉर्मल कंडीशन, क्या है फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? अनफेवरेबल कंडीशन हो गया कि अगर आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन है, उसका मतलब क्या हुआ? अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल है वो 1000 कम से कम चाहिए था, पर आपके पास 950 यूनिट का ही रॉ मटेरियल। अब इसी में आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। लेबर आपको कम से कम 4 तो चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए, पर आपके पास लेबर 3 है, उस दिन एक लेबर नहीं आया। अब आपके पास एक काम को, अगर हम नॉर्मल कंडीशन रहती, अगर मेरी नॉर्मल कंडीशन रहती तो ये एक्टिविटी को नॉर्मल कंडीशन के अंदर मैं एक्टिविटी को 4 दिन में परफॉर्म कर देता। ये एक्टिविटी को नॉर्मल कंडीशन में एक्टिविटी को मैं 4 दिन में कर देता। अगर मेरे पे लेबर ज्यादा है, मशीन ज्यादा है, तो मैं यही काम, यही एक्टिविटी अब 3 दिन में कर दूंगा। ठीक है, मान लो क्या रॉ मटेरियल, चलो रॉ मटेरियल मान लेते हैं पूरा आपके पास। अगर आपके पास एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि आपको 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है आपके पास, लेबर आपके पास 3 है, 4 चाहिए थी, 3 लेबर है, लाइट कभी कभी चले जाती है, इससे क्या होता है? प्रोडक्शन रुक जाता है, तो फिर और लेट हो जाता है। प्रोडक्शन रुक, पूरा लिख लेना, ये रुक जाता है तो फिर दोस्तों और लेट हो जाता है। और आपके मशीन जो है, मशीन तो 2 है पर कभी कभी मशीन क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो ये हो गया अनफेवरेबल कंडीशन। ऐसा चाहता नहीं था कि कभी कभी हो जाता है, मशीन खराब हो सकती, नहीं हो सकती? हो सकती, जो अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। हो सकता है कभी कभी लाइट चले जाए। ऐसा नहीं कि मैं यही कह रहा हूं, इनमें से कुछ भी एक हो जाए तो अनफेवरेबल कंडीशन है। भाई आपके मान लो आपके पास 4 लेबर की जरूरत है, एक लेबर को बुखार आ गया और वो 2-3 दिन तक नहीं आया, तो 2-3 दिन तक 3 लेबर काम कर रहे हैं, तो भाई तो टाइम तो लगेगा ना। एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 4 लेबर करते हैं, तो अगर 4 लेबर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए तो 4 दिन में एक एक्टिविटी हो जाएगी। पर अगर मेरे पास 3 लेबर है तो मेरी एक्टिविटी को परफॉर्म होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, इसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके से सिचुएशन रही तो आप यही काम 6 दिन में खत्म करोगे। ये आपका मैक्सिमम टाइम हो गया कि अगर ऐसी सिचुएशन रहती है कभी, भाई लेबर कभी 4 चाहिए थे 3 आ गए, या मशीन 2 चाहिए थी 1 खराब हो गई, या लाइट प्रॉपर चाहिए पर लाइट बीच में बंद हो गई, या एक दिन लाइट नहीं आई, तो ऐसी अगर कंडीशन आती है इसको अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं। तो वो उसमें काम करने में ज्यादा दिन लग जाएगा। मैं 4 दिन में काम कर लेता पर एक दिन मेरी लाइट नहीं आई तो 5 दिन लगेंगे, है ना? सब कुछ सेम है, लेबर 4 चाहिए था वो 4 है, 1000 का रॉ मटेरियल है, मशीन भी 2 है, प्रॉपर है, पर एक दिन लाइट नहीं आई तो अब 4 दिन की जगह आपके पास 5 दिन लग जाएंगे। तो लाइट ना आना एक दिन, दैट्स कॉल्ड अनफेवरेबल कंडीशन। तो इस केस के अंदर आपके पास 3 तो किसी भी काम को करने के लिए 3 टाइम हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई चीज आपको अच्छी मिल जाए, फेवरेबल कंडीशन हो सकता है आपका नॉर्मल कंडीशन है, और हो सकता है आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए जो अनफेवरेबल, आप सोच नहीं सकते थे पर हो गया। तो उस केस के अंदर इन 3 टाइम के बेसिस पर हम किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीशन कब होगा, उस एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी, तो इस 3 टाइम के बेसिस पर निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं देखो सी, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 3 चीज हो सकती थी। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 सिचुएशन अराइज हो सकती है। हो सकता है कि किसी दिन फेवरेबल कंडीशन हो सकता है किसी दिन नॉर्मल कंडीशन और हो सकता है किसी दिन अनफेवरेबल कंडीशन हो। तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? बताओ। बिल्कुल हो सकता है कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, उसमें लगेंगे 4 दिन, अगर पूरे चारों 4 दिन नॉर्मल कंडीशन हो, एक दिन ऐसा हुआ कि लाइट चलेगी, अब अनफेवरेबल कंडीशन हो गया तो 5 दिन लग जाएंगे। तो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 3 टाइप की कंडीशन अराइज हो जाती है। हो सकता है कि किसी दिन नॉर्मल कंडीशन हो सकता है किसी दिन अननॉर्मल फेवरेबल हो, और किसी दिन अनफेवरेबल हो। तो ऐसे केस के अंदर हम किसी भी टाइम को एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो भाई कैसे करूंगा यार? भाई मैं सोच रहा हूं, मैं पहले ही कर रहा हूं, भाई मेरे को ये एक्टिविटी करनी है तो मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि ये एक्टिविटी 4 दिन में हो जाएगी। अभी स्टार्ट नहीं करी, अभी प्लान कर रहा हूं कि एक्टिविटी 4 दिन में हो जाएगी। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो एक्टिविटी 6 दिन लगा देगी, और अगर फेवरेबल आ गई तो एक्टिविटी 4 दिन की जगह 3 दिन में हो जाएगा। तो क्या करूं ऐसा जिससे मेरा एक एस्टिमेटेड टाइम निकल जाए, तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए? इसलिए दोस्तों हम करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं इन तीनों टाइम का। और इन तीनों टाइम का एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं कि भाई जब इन तीनों टाइम का एवरेज निकालोगे तो एक एवरेज आ जाएगा कि हाँ अब हमें ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में ऑन एवरेज इतना टाइम लगेगा,
चाहे फेवरेबल कंडीशन हो चाहे अनफेवरेबल, तीनों को ध्यान में रखते हुए हमने कर लिया। जब हम तीनों को ध्यान में रखते हुए एक एस्टिमेट टाइम निकालते हैं किसी एक्टिविटी का, तो उसको हम कहते हैं एवरेज एस्टिमेटेड टाइम। जब हम तीनों टाइम को, कौन कौन सी तीनों टाइम, T0, TP और एंड TM, इन तीनों टाइम को ध्यान में रखते हुए जब हम इन तीनों टाइम को ध्यान में रखते हुए एवरेज फाइंड आउट करते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज या फिर एस्टिमेटेड टाइम निकालते हैं किसी एक्टिविटी का, टाइम निकालते हैं किसी भी एक्टिविटी का, तो उसे हम एवरेज टाइम कहते हैं। इसको हम TE से डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यार, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम की जरूरत है, मतलब हमसे पूछ रहा था पीआरटी क्या पूछ रहा था कि भाई बताओ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितने मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा और हर एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हर एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप इन तीन टाइम का एवरेज लोगो, क्योंकि एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हो सकता है कि फेवरेबल, अनफेवरेबल और नॉर्मल कंडीशन हो। तो हमने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, इन तीनों टाइम को ध्यान में रखते हुए निकाल लेते हैं और निकालते थे एवरेज टाइम। तो जब हम एवरेज टाइम निकालेंगे तो इधर एवरेज टाइम अलग तरीके से निकलता है दोस्तों, एवरेज टाइम बोल लो या आप एस्टिमेटेड एवरेज टाइम बोल लो। और कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिएगा, जो मोस्ट लाइकली टाइम होता है, मान लेते हैं कि मेरे पास 6 दिन है, 6 दिन में एक दिन ऐसा होता है जहां मेरी फेवरेबल कंडीशन रहती है और 4 दिन ऐसा होता है जहां मेरी नॉर्मल कंडीशन रहती है और एक दिन ऐसा होता है जहां मेरी अनफेवरेबल होती है। क्योंकि फेवरेबल, अनफेवरेबल, नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है कि ज्यादातर वो होता है, नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मली ज्यादातर, फेवरेबल मतलब भाई हो गया 4-5 दिन में, 6 दिन में एक बार, या अनफेवरेबल हो गया 6 दिन में एक बार। तो इस तरीके से हम नॉर्मल कंडीशन को ज्यादा रखते हैं। तो इसमें जब एवरेज निकालते हैं तो नॉर्मल जो मोस्ट लाइकली टाइम होता है उसका एवरेज को ज्यादा रखते हैं। कैसे रखेंगे उसका ज्यादा, कि अगर मैं 6 दिन की बात करूं तो हम ऐसा निकालेंगे, जो हमारा T0 है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, उसमें हम P प्लस कर देंगे कि हो सकता है कि 6 दिन में एक दिन अनफेवरेबल हो, एक दिन फेवरेबल हो और 4 दिन क्या हो, मोस्ट लाइकली टाइम हो। तो 4 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज निकालने के लिए, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें एक सही एवरेज मिल जाए। क्योंकि नॉर्मल टाइम को अगर एक ले लिया तो इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि 3 दिन में एक दिन ऐसा होता है नॉर्मल, एक दिन ऐसा होता है एस्टिमेटेड अनफेवरेबल। आप समझो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या है वो समझिए। पर्पस ये है कि अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते और तीनों को जोड़ के एवरेज निकालते, तो आप ये कहना चाहते हो कि 3 दिन अगर मैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता हूं तो एक दिन ऐसा होता है अनफेवरेबल, एक दिन ऐसा होता है नॉर्मल, एक दिन ऐसा होता है फेवरेबल। तो आप ये कहना चाहते हो कि हर एक 3 दिन में अलग अलग होता है, ऐसा तो ना होगा। मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब क्या हुआ कि अगर 5-6 दिन का काम है तो 6 दिन में मैक्सिमम टाइम ये होगा कि नॉर्मल कंडीशन रहेगी। मोस्ट लाइकली टाइम तभी तो वर्ड यूज करा गया, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा, मैक्सिमम डे ऐसा होगा जहां पर नॉर्मल कंडीशन रहेगी। तो मैक्सिमम करने के लिए कि भाई ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है जो अनफेवरेबल कंडीशन है और जो फेवरेबल है और अनफेवरेबल कंडीशन, ये एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन से कम रहेंगे, नॉर्मल कंडीशन को हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। इसलिए फॉर्मूले में इसको 4 से मल्टीप्लाई करा। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, ये 4 बार प्लस हो गया। टीएम को, मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हुआ, ये 4 बार प्लस हो गया और 2 यहां हो गया, तो टोटल कितनी बार प्लस करा, 6 बार। टीएम को 4 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये हुआ कि हमने टीएम को माना कि अगर 6 दिन का हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 6 हमारे दिन में अगर एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो 4 दिन ऐसा होता है कि हमारे पास मैक्सिमम नॉर्मल कंडीशन रहती है और एक एक दिन ऐसा होता है फेवरेबल अनफेवरेबल रहती है। तो अगर 4 को मैंने टीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब मैं टीएम को 4 बार मल्टीप्लाई कर लूं या 4 को टीएम से मल्टीप्लाई कर लूं। मतलब समझो, इंडाइसिस पर भी चैप्टर पढ़ा होगा, 2 + 2 + 2 + 2, या तो 2 को 4 बार प्लस कर लो या 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही होती है ना।
2 4 6 8, या 8 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। बात तो एक ही है, या तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप 2 को 4 बार प्लस कर दो। ऐसे जब मैं 4 को टीएम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसका मतलब 4 टीएम को 4 बार प्लस कर रहा हूं, तो 4 बार टीएम को प्लस करा, प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 6, और जितनी बार ऊपर प्लस करते हो उतने से नीचे डिवाइड करते हो। ये फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, जरूरी नहीं है यहां पर 6 दिन ही हो एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, हो सकता है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करने में 10 दिन लग जाए, तो एक नॉर्मल टाइम है। जब आप 10 दिन के अकॉर्डिंग करोगे तब भी इस फॉर्मूले से एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा, एस्टिमेटेड सही टाइम आएगा, तीनों को ध्यान में रखते हुए आएगा। तो एक फॉर्मूला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हमको इस मेथड ने, पीआरटी मेथड ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया कि आप तीनों टाइम को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, और इस फॉर्मूले से आप एस्टिमेटेड एवरेज टाइम निकालो, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं। और 4 से मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये हुआ कि मोस्ट लाइकली कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास ज्यादा दिन है तो ज्यादातर ये होगा कि नॉर्मल कंडीशन आएगी, कम दिन ये होगा कि फेवरेबल और अनफेवरेबल रहेगी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज तो हमने ये कर लिया। अब इसके बिहाफ पर जो हम क्वेश्चन करेंगे वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया, डिफरेंस सीख लिया, पीआरटी का मतलब समझ लिया, और किस तरीके से पीआरटी की कैलकुलेशन होगी 3 एवरेज टाइम निकालकर। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं इसकी बाकी प्रैक्टिकल्स। ठीक है, थैंक यू।